एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहां ग्वीजू अपने पास्ट में जाकर दाहे से डेट पे मिलता है और वहां वो दाहे को एक बाइक से बचाते हुए अपनी ओर खींच लेता है और इस दौरान दाहे को ग्वीजू के हाथ में छुपा हुआ फ्लावर बुके दिख जाता है। दाहे बुके को देखकर खुश होती है और ग्वीजू को पूछती है कि क्या तुमने ये फ्लावर्स मेरे लिए लाए, तुम्हें कैसे पता था कि ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है। ग्वीजू इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और इस ऑकवर्ड माहौल को टालने के लिए ग्वीजू पास्ट में से निकलकर फिर से अब के टाइम में आ जाता है। ग्वीजू घर के बाहर खड़े होकर ही पास्ट में चला गया था और मिस्टर बोक जो बाहर से अब घर वापस आ रहे होते हैं वो ग्वीजू को अचानक अपने रास्ते में प्रकट होते हुए देखकर चौंक जाते हैं। मिस्टर बोक ग्वीजू को पूछते हैं कि क्या तुम्हारी सुपर पावर वापस आ गई है, क्या तुम फिर से पास्ट में जा सकते हो। ग्वीजू कहता है कि हाँ, मेरी शक्तियाँ वापस तो आ गई है लेकिन इस बार कुछ बदल गया है, मैं पास्ट में जाकर किसी को आज बचा पाया हूँ। मिस्टर बोक बोलते हैं कि अच्छा, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी शक्तियाँ कुछ अलग तरीके से काम कर रही है, चलो हम जाकर बोक परिवार के पूर्वजों के रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। इस हिस्ट्री को पढ़ने पर हमें जरूर कोई क्लू मिल जाएगा कि तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मिस्टर बोक ग्वीजू को उनके घर के एक ऐसे कमरे में लाते हैं जहाँ पे सारे पुराने जमाने की चीजें रखी होती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं जिनमें बोक परिवार के पूर्वजों के बारे में इंफॉर्मेशन और उनके सुपर पावर्स के बारे में सारा डेटा लिखा हुआ होता है। मिस्टर बोक रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए बताते हैं कि हमारे पूर्वजों में से एक औरत थी जो ड्रोसोन डायनेस्टी में रहती थी और उसकी शक्तियों से वो सिर्फ छोटे पत्थर उठा पाती थी, पर जब उसके गांव पे हमला हुआ इस औरत की शक्तियाँ अचानक से बढ़ गई और वो बड़े बड़े पत्थर उठाकर उनके गांव के दुश्मनों के ऊपर फेंक पाई। उस वक्त की सिचुएशन के वजह से इस औरत की शक्तियाँ बढ़ गई, तो शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ग्वीजू कहता है लेकिन मेरी सिचुएशन अलग है, पहले मैं पास्ट में जाकर किसी को भी बचा नहीं पाता था, मैं किसी को भी टच नहीं कर पाता था, पर अब मैं पास्ट में जाने के बाद दाहे को टच कर पाता हूँ, मैं उसे बचा पाता हूँ। मिस्टर बोक कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के हमारे जिंदगी में आने या जाने से हमारी सुपर पावर्स बदल सकती है। तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो अपनी नाक से आग निकाल सकते थे। उनकी ये सुपर पावर कमजोर थी लेकिन बाद में जाकर जब तुम्हारे ग्रैंडफादर एक सोल्जर बने और एक वॉर में जब उनके करीबी दोस्त की मौत हो गई तब जाकर उनकी इस सुपर पावर की ताकत बढ़ गई। अपने दोस्त को खोने के सदमे में उनके नाक से पहले जो छोटी सी चिंगारी निकलती थी वो अब बहुत बड़ी आग की फ्लेम्स में बदल गई थी। सही इंसान के हमारी जिंदगी में होने या ना होने से हमारी शक्तियों पे जरूर कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तुम्हारे जिंदगी में शायद वो सही इंसान दाहे है। दाहे के तुम्हारी जिंदगी में होने से तुम अपनी सुपर पावर्स का पूरा इस्तेमाल कर पाओगे। रुको, मैं तुम्हारी मम्मी को जाकर बताता हूँ कि कैसे तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गई है। पर ग्वीजू मिस्टर बोक को रोकता है ये कहते हुए कि अभी मम्मी को मत बताओ, वो बात का बतंगड़ बना देगी। ग्वीजू और मिस्टर बोक की बातें होने के बाद ग्वीजू कमरे से बाहर आता है और उसे दिखता है कि दाहे हाफते हुए सीढ़ियों से नीचे भाग रही है और ग्वीजू दाहे के सामने खड़ा होकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो। दाहे चौंक कर ग्वीजू को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे साथ अभी ऊपर थे ना, तुम्हारी शर्ट भी गीली थी पर अब तुम्हारी शर्ट सूख कैसे गई है। दाहे को समझ नहीं आता कि डोंगी हवा में उड़ कैसे रही थी, उसे समझ में नहीं आता कि ग्वीजू एक वक्त पे दो जगहों पे कैसे हो सकता है और दाहे भूत भूत ये हकलाते हुए बेहोश हो जाती है। मिस्टर और मिसेस बोक ये सारा शोर शराबा सुनकर बाहर आ जाते हैं और ग्वीजू को पूछते हैं कि अरे इस दाहे को क्या हो गया। तो ग्वीजू कहता है कि दाहे बोल रही थी कि उसने भूत देखा। उसी वक्त वहाँ पे डोंगी आ जाती है और बोलती है कि शायद दाहे मेरे बारे में बात कर रही होगी। वो क्या है ना, आजकल मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए मेरा वजन कम हो गया है और वजन कम होने की वजह से मैं अब उड़ पा रही हूँ। दाहे ने मुझे उड़ते हुए देख लिया इसलिए वो अब शौक में चली गई है। और मिसेस बोक गुस्से से डोंगी पे चिल्लाती है कि तुम जरा संभाल के नहीं रह सकती, तुम्हें पता है कि हम दाहे को अभी हमारा राज नहीं बता सकते। डोंगी बोलती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी होने वाली बहू मेरा पीछा करते हुए हमारे घर के उस कमरे में जाएगी जहाँ पे तुमने सारा कीमती सामान रखा है तो मैं और संभाल के रहती। मिसेस बोक कहती है कि मेरी बहू पे फालतू आरोप मत लगाओ, वो सिर्फ उस कमरे के बाहर से चल के जा रही होगी, वैसे तुम उस कमरे में क्या कर रही थी। और डोंगी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। दाहे को फिर बेड पे रखा जाता है और मिसेस बोक बोलती है बेचारी बच्ची बहुत ज्यादा डर गई होगी इसलिए बेहोशी हो गई। और मिस्टर बोक कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों के सुपर पावर्स को देखने की आदत होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मुझे भी बहुत शौक लगा था जब मैंने तुम्हारे पापा को उनकी बॉडी चेंज करते हुए
देखा था। असल में मिस्टर बोक के पास कोई सुपर पावर नहीं होती, मिसेस बोक से ही सारी सुपर पावर्स उनके बच्चों को मिली होती है। डोंगी बीच में बोलती है कि दाहे पे इतनी दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेहोश नहीं हुई है, वो सो रही है। इतने दिनों से मम्मी को जो अच्छी नींद लग रही थी वो इसलिए है क्योंकि दाहे मम्मी के चाय में नींद की दवाई मिला रही थी। आज भी उसने मम्मी के चाय में नींद की दवाई डाली थी, लेकिन मेरे वहाँ होने के वजह से दाहे ने ये चाय खुद पी ली और अब वो सो रही है। ग्वीजू डोंगी को पूछता है कि क्या नींद की दवाई, लेकिन मिसेस बुक इस कॉन्वर्सेशन को यही रोक देती है, ये कहकर कि डोंगी जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है ताकि ग्वीजू की दाहे से शादी ही ना हो। रात के वक्त फिर जब मिसेस बुक को नींद लगती है, उसे सपने में दिखता है कि एक बिल्डिंग है जिसमें पैलेस सोना नाम की जगह है और इस सोना में से दाहे को एक एम्बुलेंस लेके जा रही है। यहाँ अगली सुबह जब दाहे की नींद खुलती है, उसे याद आता है कि कैसे कल रात उसने बहुत सारी अजीब चीजें देखी, इसलिए वो अपने कमरे से चुपके से बाहर आती है ताकि वो ग्वीजू और डोंगी को अवॉइड कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोंगी उसके कमरे के सामने ही खड़ी होती है। डोंगी दाहे को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि कल रात तो तुम बहुत अच्छे से सो रही थी, जैसे कि तुमने नींद की दवाई खा ली हो। दाहे कहती है हाँ, वो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए मुझे नींद लग गई होगी, और दाहे अपनी जी जान से कोशिश कर रही होती है कि वो डोंगी के पैरों की तरफ ना देखे। डोंगी समझ जाती है कि कल रात के उड़ने के हादसे के वजह से दाहे उसके पैरों की तरफ देख नहीं रही है, इसलिए वो दाहे को जानबूझकर डराते हुए कहती है कि देखो ना, मेरी पैरों की तरफ देखो। दाहे डर के पीछे हटती है और डोंगी कहती है अरे देखो ना, मेरा पेडिक्योर देखो कितना अच्छा है, अगली बार तुम भी मेरे साथ आना। और दाहे सिर्फ नर्वसनेस से स्माइल कर पाती है। डोंगी से ये बातें होने के बाद दाहे भागकर जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने आ जाता है ग्वीजू। ग्वीजू दाहे को पूछता है कि क्या कल रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा था। दाहे इरिटेट होकर कहती है कि क्या तुम फिर से भूलने का नाटक कर रहे हो, कल रात तुम यही मेरे सामने खड़े थे। और उसी वक्त इन्ना स्कूल जा रही होती है, इसलिए दाहे ग्वीजू को इग्नोर करके इन्ना के पीछे जाती है और किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करती है। उतने में मिसेस बोक किचन में आ जाती है और कहती है कि ओहो, कल रात तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, मुझे कुछ मिनटों के लिए नींद क्या लग गई कि मुझे एक डरावना सपना दिखा। दाहे पूछते हैं कि डरावना सपना, आपको ऐसा क्या ही दिख गया। तो मिसेस बुक दाहे को पूछती है कि क्या तुम्हें पैलेस सोना नाम की कोई जगह पता है। पैलेस सोना का नाम सुनते ही दाहे चौंक जाती है, क्योंकि इसी पैलेस सोना में वो, होंग, नो और ग्रेस मिलकर रहते हैं, और इनफैक्ट पैलेस सोना की ओनर होंग है। दाहे कुछ जवाब नहीं दे पाती, इसलिए मिसेस बुक कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस पैलेस सोना से दूर रहना है, क्योंकि मुझे मेरे सपने में दिखा कि तुम्हें कुछ हो गया और इसी पैलेस सोना से तुम्हें एक एम्बुलेंस पिकअप करने आ गई और फिर तुम्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। ये सारी बातें सुनकर दाहे सोच में पड़ जाती है कि मिसेस बुक को पैलेस सोना के बारे में कैसे पता चल गया। क्या मिसेस बुक सच में फ्यूचर देख सकती है, और अगर वो फ्यूचर देख सकती है तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। मिसेस बुक दाहे को कहती है कि तुम मेरे सपनों की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि मैं तो एक बुढ़िया हूँ जिसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। लेकिन इन ख्यालों के बीच दाहे को रियलाइज नहीं होता कि वो इन्ना के लिए जो ब्रेकफास्ट बना रही थी वो पूरी तरह से जल गया है और इन्ना बिना कुछ खाए ही स्कूल के लिए निकल रही है। दाहे जल्दी से एक बनाना लेकर इन्ना के पीछे भागती है ताकि इन्ना खाली पेट ना जाए, और इन्ना धीमी आवाज में दाहे को बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी फैमिली के पास सुपर पावर्स है, तुम उनसे जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, तुम जितनी जल्दी उनसे भाग सको उतनी जल्दी भागो। और इन्ना स्कूल चली जाती है। ये सारी अजीब चीजें देखकर, ये सारी अजीब बातें सुनकर दाहे घबरा जाती है और वो कन्विंस हो जाती है कि बोक परिवार के साथ कुछ तो गलत है, इसलिए वो जल्दी से अपना सामान पैक करके बोक परिवार के घर से निकलती है और पैलेस सोना जाती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि ग्वीजू उसका पीछा कर रहा है। दाहे जल्दी से अंदर जाकर होंग को बताती है कि कैसे बोक परिवार के पास सच में सुपर पावर्स है और कैसे उनके साथ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन होंग उसकी बातें इग्नोर करते हुए कहती है कि क्या तुम भी उनके साथ रहकर पागल हो गई हो, ये सारी फालतू बातें छोड़ो और जल्दी से उस ग्वीजू के साथ शादी कर लो। दाहे होंग को बोलती है कि मम्मी प्लीज समझो, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, क्यों ना हम कोई दूसरी फैमिली ढूंढे और उन्हें टारगेट करे। पर होंग दाहे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो बहुत रूडली दाहे को कहती है कि ये मत भूलो कि तुमने अभी तक तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाया है। और ये बात सुनते ही दाहे का चेहरा उतर जाता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर यहाँ पे पुराने टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दाहे एक स्कूल स्टूडेंट थी और उसके पापा की मौत हो गई। दाहे अकेले फ्यूनरल में थी जब वहाँ पे होंग और नो आ गए।
असल में दाहे के पापा ने होंग से कर्जा लिया था, लेकिन ये कर्जा चुका पाने से पहले ही दाहे के पापा की मौत हो गई। इसलिए होंग फ्यूनरल में जाकर दाहे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि अब दाहे उसके पापा का कर्जा चुकाएगी। दाहे उस वक्त नादान थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। और यहाँ पर ये बात बताई तो नहीं जाती, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद आज जो दाहे लोगों को स्कैम कर रही है वो इसलिए है क्योंकि वो अपने पापा का कर्जा चुकाना चाहती है। एनीवेज, हम फिर से अभी के टाइम में आ जाते हैं, जहाँ ग्वीजू दाहे को ढूंढते हुए सोना के अंदर आ जाता है और नो ग्वीजू को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। नो जल्दी से होंग और दाहे को कॉल करता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि ग्वीजू सोना तक पहुँच गया है, लेकिन दोनों होंग और दाहे स्टीम ले रहे होते हैं, इसलिए नो उनसे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाता। नो बहुत देर तक ग्वीजू को सोना के अंदर आने से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ग्वीजू सोना के अंदर आ जाता है और वो दाहे को ढूंढने में लग जाता है। ग्वीजू को दिखता है कि दाहे एक सोना रूम में है, इसलिए वो सोना रूम के अंदर जाता है और उसे सुनाई देता है कि दाहे होंग को मम्मी कहकर पुकार रही है। और ग्वीजू हैरान होकर दाहे को पूछता है कि मम्मी, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है। ग्वीजू को वहाँ खड़े हुए देखकर दोनों होंग और दाहे पैनिक हो जाती है और होंग ग्वीजू को कहती है कि रुको, तुम दाहे को गलत मत समझो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये क्या चल रहा है। लेकिन उतने में नो होंग और दाहे को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्वीजू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सोना का फायर अलार्म बजा देता है, जिस वजह से सोना में खलबली मच जाती है। होंग इस मौके का फायदा उठाकर सोना रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन दाहे जिसे आग से डर लगता है, जिसे फायर अलार्म की आवाज से भी डर लगता है, वो वहीं पे कोलैप्स हो जाती है। ग्वीजू दाहे को उठने में मदद करता है और वो दाहे को सोना रूम से बाहर लेके जा रहा होता है जब उसका खुद का पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से दोनों दाहे और ग्वीजू जोर से फर्श पे गिर जाते हैं। इसी के बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और दाहे को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हॉस्पिटल में होंग और ग्वीजू मिलकर बात करते हैं। होंग ग्वीजू को बोलती है कि तुमने दाहे को मुझे मम्मी बुलाते हुए सुना तो होगा, लेकिन एक्चुअली मैं दाहे की मम्मी नहीं हूँ। मैं सिर्फ दाहे के पापा को जानती थी और दाहे के पापा गुजरने के बाद मैंने दाहे को कुछ वक्त के लिए संभाला, जिसके बाद से वो मुझे मम्मी बुलाने लगी। दाहे के पापा शराबी थे, उन्होंने बहुत कर्जा लिया था और उसके पापा के फ्यूनरल के दिन पे भी सारे लोन शार्क्स फ्यूनरल में आए थे दाहे से पैसा वसूल करने के लिए। दाहे की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। उसके माँ बाप गुजरने के बाद वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में भी फंसी थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट मर गई थी। मैं बस अब चाहती हूँ कि दाहे को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ वो हमेशा के लिए खुश रह पाए। उसी वक्त ग्वीजू को मिसेस बोक का फोन आता है, इसलिए वो कॉल रिसीव करने के लिए साइड में चला जाता है और होंग दाहे के पास जाकर कहती है कि चलो उठो, वो चला गया है। दाहे होंग को कहती है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये बोक परिवार कुछ सही नहीं है, लेकिन होंग फिर से एक बार दाहे की बातें इग्नोर करते हुए उसे कहती है कि तुम सिर्फ ग्वीजू की साइन उस मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करवा लो और बोक परिवार की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होते ही तुम्हें बोक परिवार से और मुझसे भी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ मिसेस बोक, जिसने ग्वीजू को कॉल किया होता है, वो ग्वीजू को बताती है कि कैसे दाहे घर से गायब हो गई है और कैसे उसे लग रहा है कि दाहे शायद उस पैलेस सोना में ही गई होगी। ग्वीजू कहता है कि हाँ, वो सोना गई थी और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड है, मैं तुम्हें घर आने के बाद सब कुछ बता दूंगा, और ग्वीजू कॉल कट कर देता है। दाहे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने का टाइम आ जाता है, लेकिन होंग ऑलरेडी हॉस्पिटल से चली गई होती है, इसलिए ग्वीजू ही दाहे के गार्डियन फॉर्म पे साइन कर देता है और दाहे और ग्वीजू फिर घर जाने के लिए निकलते हैं। दाहे ग्वीजू को पूछते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तो ग्वीजू कहता है हाँ, तुम बहुत जल्दी जल्दी में घर से कहीं जा रही थी और मुझे लगा कि तुम मेरी मम्मी की बातें सुनकर सोना जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। दाहे पूछते हैं कि वैसे तुम्हारे मम्मी को ये पैलेस सोना के बारे में कैसे पता है, क्या वो भी मुझ पे नजर रख रही है। ग्वीजू बोलता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा था कि मेरे मम्मी का सपना सच हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। दाहे पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी का सपना सच होना, क्या तुम्हारी मम्मी को सच में सपनों में फ्यूचर दिखता है? मुझे लगा था कि तुम सबकी सुपर पावर्स गायब हो गई है क्योंकि तुम्हारी लाइफस्टाइल खराब है। ग्वीजू कहता है हाँ, हमारी शक्तियाँ गायब तो हो गई थी, लेकिन अब हमारी सुपर पावर्स वापस आ रही है और हमारी सुपर पावर्स थोड़ी सी बदल भी गई है, जैसे कि अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताए हुए पल में ही वापस जा सकता हूँ। जब मैंने मॉल में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, जब हम डेट पे गए थे, उस वक्त तुम मुझसे नहीं फ्यूचर वाले ग्वीजू से मिली थी। तुम मुझे भुलक्कड़ बुला रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ। बात ऐसी है कि तुम्हारे साथ जो ऑलरेडी हो गया है वो मेरे साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं फ्यूचर से पास्ट में जा रहा हूँ। तुम्हारा पास्ट मेरा
फ्यूचर बन गया है। अजीब बात तो ये है कि फ्यूचर से पास्ट में जाने के बाद कोई भी मुझे देख नहीं सकता था, कोई भी मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, लेकिन तुम मुझसे इंटरेक्ट कर पाती हो, तुम मुझे देख पाती हो। दाहे हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें सिर्फ मैं ही क्यों दिखती हूँ? तो ग्विजू कहता है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। घर जाने के बाद फिर ग्विजू अपने मम्मी को बता देता है कि कैसे उसने दाहे को उनके फैमिली का राज बता दिया है, और मिसेस बोक चिल्लाती है कि तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? अगर दाहे भाग गई तो हम क्या करेंगे? ग्विजू कहता है कि शुरुआत तो तुमने ही की उसे अपने सपने के बारे में बताकर। तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें सपने में सिर्फ स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में दिखता है, तो तुम्हें दाहे कैसे दिख गई? मिसेस बोक कहती है कि दाहे मुझे सपने में क्यों दिखी ये मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेओन की मौत होने के बाद ग्विजू बहुत ज्यादा दुखी था। ग्विजू पास्ट में जाकर सेओन को बचाना चाहता था। सेओन की मौत होने के बाद उसे सेओन की पर्स से एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिला, जिसका मतलब है कि सेओन प्रेग्नेंट थी। लेकिन सेओन ग्विजू को ये खुशखबरी देने से पहले ही गुजर गई, जिस वजह से ग्विजू और ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मिसेस बोक ग्विजू को बोलती है कि सेओन ने तुम्हें ये खुशखबरी नहीं दी क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं था, ये बच्चा किसी दूसरे आदमी का था, और सेओन ने पूरा प्लान बनाया था कि तुम्हें छोड़ने के बाद वो इसी आदमी के साथ रहने चली जाएगी। ग्विजू चिल्लाता है कि तुम्हें ये सब पता है, लेकिन तुम्हें एक भी बार ये क्यों नहीं पता चला कि सेओन की मौत होने वाली है? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं सेओन को कभी मरने ही नहीं देता। और मिसेस बोक बोलती है कि ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर है। जिस तरह से तुम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, वैसे मैं भी अपने सपनों से फ्यूचर नहीं बदल सकती। जब मुझे मेरे सपनों में मेरे पापा की डेथ दिखी, तब मैंने सब कुछ किया ताकि मेरे पापा बहुत सालों तक जी पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ग्विजू कहता है कि फिर इन शक्तियों का फायदा ही क्या है? सिर्फ देखने से क्या ही होगा अगर हम कोई चेंजेस ही नहीं ला सकते। मिसेस बोक कहती है कि मुझे चेंजेस लाने भी नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे सपनों में लोग नहीं दिखते, मुझे स्टॉक्स और लॉटरी के नंबर्स दिखते हैं, इसी में मैं खुश हूँ। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं, जहाँ ग्विजू मिसेस बोक को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सपनों में स्टॉक्स और लॉटरी नंबर्स देखना ज्यादा पसंद है, लेकिन अब दाहे अगर तुम्हारे सपनों में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? मिसेस बोक बोलती है कि जो भी हो, दाहे के वजह से मुझे सपने फिर से दिखने लगे हैं, वो ही हमारे फैमिली की शक्तियाँ वापस ला सकती है। यहाँ इन्ना ने फाइनली अपने स्कूल का डांस क्लब ज्वाइन कर लिया है, और उसकी क्लासमेट उसे बोलती है कि क्योंकि तुम क्लब में नहीं आई हो इसलिए तुम बैठकर हमारी प्रैक्टिस देखो। और इन्ना प्रैक्टिस देखते हुए अपने कानों में ईयरफोन्स लगाती है और अपने फोन पे एक सॉन्ग प्ले करती है जिसपे डांस स्टेप्स मैच हो रहे होते हैं। इन्ना गाना सुनने में और डांस प्रैक्टिस देखने में इतनी खो जाती है कि उसे रियलाइज भी नहीं होता कि उसका क्रश उसके साइड में आकर खड़ा है और उससे बात कर रहा है। क्रश इन्ना के कान से उसका ईयरफोन निकाल कर उसे कहता है कि हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या सुन रही हो तुम? क्या मैं भी ये गाना सुन सकता हूँ? और क्रश इन्ना का ईयरफोन अपने कान में लगा लेता है। क्रश इन्ना को कहता है कि वाओ, तुम्हारी सॉन्ग चॉइस तो बहुत अच्छी है, कहाँ से मिले तुम्हें ये गाने? लेकिन इन्ना नर्वसनेस के वजह से कोई जवाब ही नहीं दे पाती। क्रश फिर डांस क्लब को कहता है कि मुझे लगता है कि हमें हमारे डांस रूटीन का गाना बदलना चाहिए। इन्ना के पास एक बहुत अच्छा गाना है और सारे डांस क्लब वाले मेंबर्स अग्री करते हैं क्योंकि अभी का गाना उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन क्रश को और इन्ना को करीब आते हुए देखकर क्लासमेट को तकलीफ होती है। डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद इन्ना कन्वीनियंस स्टोर जाती है नूडल्स खाने के लिए और उसकी क्लासमेट भी वहाँ पहुँच जाती है। रामेन खाते वक्त इन्ना अपना चश्मा साइड में रख देती है और उसकी क्लासमेट उससे पूछती है कि वैसे हमारे क्लास में जो जूनवू नाम का लड़का है ना, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? जूनवू ही इन्ना का क्रश होता है, लेकिन क्योंकि इन्ना ने अपना चश्मा उतार दिया है, वो अपनी क्लासमेट की आंखों में देखकर उसके मन की बात जान सकती है और उसकी क्लासमेट मन ही मन बोल रही होती है कि मैंने जूनवू को पहले पसंद किया था, अगर तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप रखनी है तो तुम्हें जूनवू से दूर ही रहना होगा। इन्ना समझ जाती है कि उसकी क्लासमेट उसी के क्रश को पसंद करती है और जब क्लासमेट फिर से इन्ना को पूछती है कि बताओ ना तुम जूनवू के बारे में क्या सोचती हो, तो इन्ना झूठ बोल देती है कि जूनवू फालतू है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। उतने में क्लासमेट कहती है कि अरे जूनवू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जब इन्ना पलट के देखती है तो जूनवू वही खड़ा होता है और जूनवू ने इन्ना की सारी बातें सुन ली होती है। यहाँ ग्विजू पास्ट में जाने के लिए फोकस नहीं कर पाता, इसलिए वो शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और फिर वो पास्ट में चला जाता है। कल के एपिसोड में जब हमने देखा था कि ग्विजू पूरा भीगा हुआ है और उसने दाहे को पकड़ लिया, तो ये वही फ्यूचर वाला ग्विजू होता है जो पास्ट में चला गया था। पास्ट देखने के बाद ग्विजू फिर से अभी के टाइम में आ जाता है और उतने में उसके कमरे में दाहे आ जाती
जाती है। दाहे ग्वीजू को कहती है कि तुम अब भी फ्यूचर से मुझसे मिलने आए थे और तुमने मुझे ये दिया, और दाहे टेबल पे एक कागज रख देती है। ग्वीजू ये कागज चेक करता है और ये होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ग्वीजू शॉक होकर दाहे को पूछता है कि क्या सच में फ्यूचर ग्वीजू ने ये फॉर्म तुम्हें आकर दिया? क्या फ्यूचर ग्वीजू ने तुम्हें उससे शादी करने के लिए कहा? दाहे बोलती है, हाँ, मुझे पता है कि तुम हमेशा की तरह मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये हादसा अभी तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन सच में तुमने ही मुझे ये फॉर्म ला के दिया। असल में ये मैरिज फॉर्म फ्यूचर वाले ग्वीजू ने नहीं, खुद दाहे ने ही लाया होता है, ताकि वो जल्दी से ग्वीजू से शादी कर पाए और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ले। दाहे को पता होता है कि ग्वीजू को शादी के लिए कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए वो स्मार्टली ग्वीजू की ही शक्तियों को अपने फायदे के लिए यूज करती है और ग्वीजू को झूठ बताती है कि कैसे फ्यूचर वाले ग्वीजू ने ही उसे मैरिज फॉर्म लाके दिया और उसका हाथ शादी में मांगा। लेकिन दाहे की ये चाल ग्वीजू पे नहीं चलती, क्योंकि ग्वीजू कन्विंस ही नहीं हो पाता कि फ्यूचर वाला ग्वीजू इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार कैसे हो गया। ग्वीजू फॉर्म पे साइन करने के लिए राजी नहीं होता और इसलिए दाहे फिर वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करती है जो होंग ने उसे दी थी। सोना में होंग ने दाहे को बताया था कि ग्वीजू एक फायर फाइटर हुआ करता था, पर एक गर्ल्स स्कूल में आग लगने के बाद जब उसके फ्रेंड की मौत हो गई, तब ग्वीजू ने उसकी नौकरी छोड़ दी। होंग ने दाहे को बताया था कि इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके तुम ग्वीजू को मैनिपुलेट करो, और दाहे इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ग्वीजू को कहती है कि मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है जो तुमने अभी तक शायद एक्सपीरियंस नहीं की होगी। मैं जब स्कूल में थी तब मेरे स्कूल की बिल्डिंग को आग लग गई थी, और मेरी स्कूल की बिल्डिंग पुराने होने की वजह से वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। इतनी सी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद ग्वीजू पूछता है कि क्या तुम गर्ल्स स्कूल में जाती थी? दाहे कहती है, हाँ, उस हादसे के दिन मेरी मौत होने वाली थी, पर एक आदमी ने मेरी जान बचा ली। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो आदमी तुम ही थे। वो आदमी तुम्हारी तरह ही दिख रहा था, और अगर तुम फ्यूचर में से पास्ट में जा सकते हो तो ऐसा हो सकता है कि उस दिन शायद तुमने ही मेरी जान बचाई। अब दाहे सच बोल रही है या झूठ बोल रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ग्वीजू हैरान होकर दाहे को पूछता है कि क्या तुम कह रही हो कि मैं फ्यूचर में से पास्ट में जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए? तुम जो बोल रही हो वो होगा या नहीं ये आगे जाकर हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि शादी करना सही डिसीजन नहीं रहेगा। शादी से पहले हमें प्यार होना जरूरी है, तो चलो हम देखते हैं कि क्या हमें सच में प्यार हो सकता है। और ये कहकर ग्वीजू दाहे को पकड़ लेता है और किस कर लेता है, और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।